Radhe Krishna, everyone. Here is Sanjna, and let's discussing about Parkinson's disease. ठीक है, पार्किंसंस डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। हमने कल भी स्ट्रोक पढ़ा, तो आज न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मींस ब्रेन की एक कंडीशन होती है। ठीक है, रिलेटेड टू द ब्रेन। और इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो उसमें जो बेसल गैंग्लिया होता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया। ठीक है, और इसमें उसका पार्ट है सब्सटेंशिया नाइग्रा। अगर आपने न्यूरो पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा। तो ये सब्सटेंशिया नाइग्रा में क्या होता है कि डोपामीन की प्रोडक्शन नहीं होती है। इसमें डोपामीन प्रोडक्शन डिक्रीज या नहीं होती। तो बेसल गैंग्लिया का जो काम होता है ना, वो बेसिकली ये होता है कि ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट करता है। ठीक है, कंट्रोल एंड रेगुलेट द मूवमेंट। ठीक है, रेगुलेट करता है मूवमेंट को। अगर डोपामिन रिलीज नहीं होगा, ठीक है, बेसल गैंग्लिया के आपने दो पाथ पढ़े होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथ पे। ठीक है, तो उसमें अगर डोपामिन रिलीज नहीं होगा, जैसे आपको पता है कि जो डायरेक्ट पाथ पे होता है वो काम करता है मूवमेंट को करवाने के लिए। ठीक है, इनडायरेक्ट पाथवे में मूवमेंट इनहेबिट होती है। मतलब हम इनडायरेक्ट पाथवे जो होता है ना इन बेसल गैंग्लिया, अगर आपने न्यूरो अच्छे से पढ़ी है तो इनडायरेक्ट पाथवे में मूवमेंट इनहेबिट होती है। मतलब हमारी बॉडी में जब हमें मूवमेंट नहीं करनी होती तो इनडायरेक्ट पाथवे एक्टिवेट होता है, अगर करनी होती है तो डायरेक्ट। बेसिकली डोपामिन जो रिलीज होता है ना, वो डायरेक्ट पाथवे में होता है। और ऐसा कह सकते हैं कि वो बेसिकली वो बेसल गैंग्लिया में होता है। ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा में होता है। अब डायरेक्ट पाथवे में ये मूवमेंट को इनिशिएट करेगा। ठीक है, करवाएगा, कंट्रोल करेगा। बट क्या होगा कि अगर किसी पेशेंट में बेसल गैंग्लिया अफेक्ट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, डोपामिन रिलीज नहीं होगा। एंड उसने क्या किया भाई, इसको ना कंट्रोल करनी है मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट कंट्रोल नहीं होती है, तो पार्किंसंस में ना ट्रायड सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे रिजिडिटी, ट्रेमर्स। ठीक है, ट्रेमर्स मिलते हैं। और इसके बाद थर्ड नंबर पे जो सिम्टम आता है इसमें ट्रायड में, ब्रेडिकाइनेसिया एंड पोस्चरल इनस्टेबिलिटी भी हमें मिलती है। ठीक है, तो पार्किंसंस, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड है। मतलब दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक तो एक मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है पार्किंसंस इडियोपैथिक है। ठीक है, एक इडियोपैथिक पार्किंसंस है। उसमें पेशेंट्स में आपको काज नहीं मिलेगा, मतलब पता नहीं चलेगा कि उनमें पार्किंसंस जो है क्यों हो रही है। ठीक है, सेकेंडरी पार्किंसंस क्या होती है कि एक सेकेंडरी कंडीशंस, मतलब अदर कंडीशन के साथ, लाइक अल्कोहल कुछ ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, मतलब अदर कंडीशंस, लाइक आपके पास मल्टी सिस्टमिक एट्रोफी है, जैसे अदर कंडीशंस हो गई। और इस पेशेंट में पार्किंसंस डिजीज भी है। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी सेकेंडरी। अब ना फर्दर डिस्कस करते हैं कि सेकेंडरी कंडीशन, मतलब सेकेंडरी में जो कंडीशंस आ रही है ना, वो कौन कौन सी है विद पार्किंसंस। ठीक है, सिस्टमिक एट्रोफी की बात करें विद पार्किंसंस डिजीज, मतलब हमने पढ़ा कि भाई सेकेंडरी जो पार्किंसंस होती है ना, वो अदर कंडीशंस के साथ आती है, लाइक मल्टी सिस्टमिक एट्रोफी। ठीक है, ये एक अदर कंडीशन है। ठीक है, पेशेंट कोई आया है आपके पास, उसके उसमें ना ये कंडीशन है विद पार्किंसंस सिम्टम्स, तो आप में ऐसे कुछ पेशेंट्स के आते हैं तो आप उनमें ये कहते हो कि वो सेकेंडरी पार्किंसंस डिजीज है। ठीक है, अब अगर इसको पढ़ें, मल्टी सिस्टमिक एट्रोफी को अगर देखें, तो ये क्या होता है कि आपके जो डिफरेंट पोर्शंस ऑफ ब्रेन होता है ना, लाइक अ मोटर, तो उसमें ना डैमेज आ जाता है। तो उसकी वजह से ऐसे कह सकते हैं कि आपकी मूवमेंट जो है, बेसिकली हमें पीडी मतलब पार्किंसंस डिजीज में ना हमें स्लोनेस ऑफ मूवमेंट तो मिलती ही है, उसके साथ साथ इसके अदर सिम्टम्स में मतलब मसला आ रहा है तो हमें मिलेगा बाउल ब्लैडर डिस्ट्रक्ट, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, गेट एंड कोऑर्डिनेशन में मसला। ठीक है, एंड अदर सिम्टम्स भी आएंगे, जैसे हमने ट्रायड पढ़ा, ब्रेडिकाइनेसिया, पोस्टरल इंस्टेबिलिटी, ट्रेमर्स वगैरह। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, सुप्रान्यूक्लियस पल्सी, इसमें क्या हो रहा है कि प्रोग्रेसिव वर्ड विच शोज स्लोली, मतलब ग्रेजुअली हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा सुप्रान्यूक्लियस एक न्यूक्लियस होता है आपके मिड ब्रेन में। ठीक है, जिसका विजन रिलेटेड काम होता है। और पर्सी मीन्स डीजनरेशन। अब ठीक है, हर जगह पे न्यूरॉन्स पाए हुए हैं, तो वहां पे अगर न्यूरॉन्स की डीजनरेशन हो रही है, ठीक है, तो सुप्रान्यूक्लियस जो है बेसिकली
मिड ब्रेन में जो पाया हुआ है, अब इसकी डिजनरेशन हो रही है बेसिकली, तो अफेक्ट हो गया, इसका फंक्शन लॉस हो जाएगा, जिसमें आएगा आपकी वर्टिकल मूवमेंट जो होती है ना वो लॉस हो जाती है, अलॉन्ग विद द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज। अब हमने पार्किंसंस के सिम्टम्स फर्दर डिफाइन भी करने हैं, तो मैं उसमें बता दूंगी क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट्स में। तो आप अभी के लिए याद कीजिए कि रिजिडिटी, ट्रेमर्स एंड ब्रेडिकाइनेसिया, पोस्चर इनस्टेबिलिटी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो भाई ये सिम्टम्स भी पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब ना थर्ड नंबर पे कंडीशन आ रही है, मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ, लाइक अच्छा थर्ड नंबर पे है अब ब्राइगर सिंड्रोम, शायर ब्राइगर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आपका जो ऑटो, ठीक है, नर्वस सिस्टम है बेसिकली, उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है इसमें, ठीक है, उसका फेल्यूर हो जाता है अलॉन्ग विद योर पार्किंसंस डिजीज। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी पार्किंसंस डिजीज। अब इसमें लाइक सिम्टम्स जो आएंगे ना, एक तो पार्किंसंस वाले आएंगे और एक इस डिजीज वाले आएंगे। अब इसके सिम्टम्स ना 3 है, लाइक ऑर्थो स्टैटिक हाइपोटेंशन, आपको स्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। जब आप क्या इसको ना पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं, जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हो, लाइक आप सिटिंग में हो तो आप स्टैंडिंग में आ रहे हो, तो आपका बीपी जो है वो ड्रॉप करता है, ठीक है। नंबर 2 पे आपका सिम्टम्स आएगा सेक्सुअली डिसफंक्शनिंग। उसके अलावा आपका सिम्टम्स आएगा बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। आपको पता तो होगा कि भाई बाउल और ब्लैडर के जो इश्यूज है ना वो आना शुरू हो जाएंगे उन पेशेंट्स में विद पार्किंसंस, जैसे ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया वाले सिम्टम्स आते हैं। अब हमने सेकेंडरी को तो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम इडियोपैथिक पार्किंसंस की तरफ, उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। अच्छा अगर हम इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज की बात करें ना, तो पेशेंट्स में मोस्टली ये होती है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। हमें ना इसके पेशेंट्स जो होते हैं ना वो ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और अगर इसको डिस्कस करें तो नेम से भी पता चल रहा है, इडियोपैथिक मीन्स अननोन, इसका काज ही नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पेशेंट को, तो ये लाइक सिम्टम्स इसके आते हैं पार्किंसंस के। अब इसको पढ़ते हैं, जैसे एनवायरनमेंट किस तरह से अफेक्ट कर रहा है पेशेंट को, लाइक सबसे पहले आपका आ रहा है, ठीक है, MPTP, मतलब इसका ये है कि भाई आपका जो है मिथाइल फिनाइल टेट्राहाइड्रोपायरिडीन, क्या है, मिथाइल फिनाइल टेट्राहाइड्रोपायरिडीन, ठीक है। ये एक बेसिकली एक सब्सटेंस है या केमिकल कह सकते हैं आप, ठीक है, केमिकल है which यूज इन सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स जो लैब्स में ड्रग्स बनती है ना, मेडिसिन बनती है, उसमें ये यूज होता है which इज इलीगल, मतलब इजाजत नहीं है यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप वो ड्रग्स के अगर आदी बन जाओ, ठीक है, आप हैबिचुअल बन जाओ उन ड्रग्स के, तो पेशेंट्स को ना पार्किंसंस वाले सिम्टम्स आते हैं लाइक ट्रेमर्स, ठीक है। एक तो ये सिम्टम एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया MPTP, ठीक है। तो आप उन पेशेंट्स में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर ये भी है, दूसरे नंबर पे है ड्रग्स। अब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जैसे कि अगर सेकंड फैक्टर की बात करूं तो नंबर सेकंड पे आ रहा है आपका ड्रग्स, ठीक है। कुछ ड्रग्स होते हैं जो आपके बेसल गैंग्लिया को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जहां से बेसिकली आपका प्रोड्यूस हो रहा है ना डोपामीन, उनको अफेक्ट कर देते हैं उसे, या कोई ही अफेक्ट कर देते हैं, तो वहां से क्या होता है कि आपका डोपामीन रिलीज होना बंद हो जाता है। बेसिकली इसमें ना 2 ड्रग्स आपके आ रहे हैं, हेलोपेरिडोल एंड मीथाडोपेरामाइड, ठीक है। ये 2 ड्रग्स हैं, बेसिकली आपके अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन। आपके डोपामीन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, तो प्रोडक्शन नहीं होगी तो सिम्टम्स आएंगे पार्किंसंस वाले, ठीक है। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं ट्रॉमा की, अगर पेशेंट में ट्रॉमा हो गया, ठीक है, कोई चीज हर्ट हो गई, उसकी वजह से अगर बेसल गैंग्लिया अफेक्ट हो गया आपका, तो पार्किंसंस वाले सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। और इसमें हम एक और सिंड्रोम पढ़ते हैं लाइक पंच ड्रंक सिंड्रोम,
ठीक है। पंच ड्रग सिंड्रोम क्या है? बेसिकली आपका इसको ना बॉक्सर सिंड्रोम भी कहते हैं, लाइक एक दूसरे को हिट करना। ठीक है, ये पंच ड्रग सिंड्रोम आ रहा है। इसमें क्या होता है कि इसको ना ये मोस्टली बॉक्सर्स में होता है। ठीक है, ये बॉक्सर्स में होता है और ये इसमें ये होता है कि हिट करने की वजह से बेसल गेंगलिया बेसिकली अफेक्ट हो जाता है और पार्किंसंस वाले सिम्टम्स आते हैं। और नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं, वो होता है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है ना 4 नंबर पे, वो ये होता है कि इन्फेक्शन लाइक कंडीशन जो होती है ना, वो ये काज करवाती है। कैसे? इंसेफ्लाइटिस आपने पढ़ा होगा। इंसेफ्लाइटिस क्या होता है? बेसिकली ब्रेन का इन्फेक्शन। अगर इसने बेसल गेंगलिया को अफेक्ट कर दिया, वहां के न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर दिया, तो पार्किंसंस डिजीज वाले सिम्टम्स आते हैं, पार्किंसंस हो जाती है उन पेशेंट्स में। पार्किंसंस डिजीज के अगर मैं पैथोफिजियो की बात करूं तो उसमें डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो डोपामिन रिलीज करते हैं, बेसिकली उसकी रीजनरेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे ऐसे समझे कि ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये अफेक्ट हो गए हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, लाइक हमने पढ़ा कोई पेशेंट है ऐसे ड्रग्स ले रहा है, या ऐसे समझे कि कोई ट्रॉमा की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि आप ऐसे समझे कि ये न्यूरोनेटमी में आपके पाथवे थे, बेसल गेंगलिया। ठीक है, 2 पाथवे हैं आपके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे। अब डायरेक्ट पाथवे का काम होता है मूवमेंट करवाना, इनडायरेक्ट पाथवे का होता है इनहेबिट करवाना। अब डोपामिन क्या करेगा? इन दोनों पे एक्ट करेगा। ठीक है, डोपामिन बेसिकली अगर रिलीज हुआ तो डायरेक्ट पाथवे को इनिशिएट कहेगा कि आप मूवमेंट करवाओ। ठीक है, और इसको इनहेबिट करेगा। अब इस बात को ऐसे समझे कि इस पाथवे का पहले ही काम है इनहेबिट दी मूवमेंट, मतलब ये मूवमेंट नहीं करवाने देगा। तो क्या करेगा कि हम भाई डोपामिन है, डोपामिन क्या करेगा? इस पाथवे को इनहेबिट कहेगा कि मैं इसको इनहेबिट करूं तभी तो मैं मूवमेंट इनिशिएट करवा पाऊंगा ना। ऐसा ही है ना कि आपका देखो डायरेक्ट पाथवे तो सिंपल है कि भाई इसको इनिशिएट कर रहा है कि आप मूवमेंट करवाओ, लेकिन इनडायरेक्ट में ये बात है कि आप ऐसे समझे जस्ट ये वाला पार्ट कि इनडायरेक्ट पाथवे का काम होता है आपकी मूवमेंट को इनहेबिट करना, मतलब रोकना। आप देखिए ये रोकेगा तो हमारी मूवमेंट कैसे होगी? जाहिर सी बात है ना। तो डोपामिन क्या करता है? बेसिकली डोपामिन रिलीज होगा, इनहेबिट करेगा इस पाथवे को। अगर इस पाथवे को इनहेबिट करेगा मतलब रोकेगा, तो ये अपना काम छोड़ देगा ना। इनडायरेक्ट पाथवे का काम क्या था? इनहेबिट दी मूवमेंट। तो अब ये इनहेबिट नहीं कर पाएगा, तो इसके बदले में क्या होगा? हमारी मूवमेंट होती है नॉर्मली, ऐसे चलता है। लेकिन अब क्या होगा कि डोपामिन अगर नहीं आ रहा है, तो डोपामिन यहाँ पे नहीं आएगा तो इनिशिएट नहीं कर पाएगा मूवमेंट को, इसको स्टिमुलस नहीं देगा। तो डायरेक्ट पाथवे तो आपका समझो काम से गया, लेकिन इनडायरेक्ट पाथवे में आपका क्या होता है कि यहाँ पे डोपामिन का काम था इनहेबिट करना, लेकिन यहाँ पे डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा, तो ये इनहेबिट भी नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? अगर इस पाथवे को हम इनहेबिट नहीं कर पाए तो बदले में इसका काम आसान हो जाएगा, मतलब ये जो पहले करवा रहा था वो और भी करवाएगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो क्या होगा? इसका काम था इनहेबिट दी मूवमेंट, तो ये मूवमेंट को जो है ना बेसिकली इनहेबिट करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि भाई रिजिडिटी वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ऐसे इसकी पैथोफिजियो है। बेसिकली ये इस तरह से काम कर रहा है कि अगर डोपामिन नहीं आएगा तो उसके बदले में यहाँ पे इनडायरेक्ट पाथवे है ना, वो बेसिकली अपना काम स्टार्ट कर देगा, वो मूवमेंट नहीं होने देगा। तो हमने बात की थी ना ब्रेडिकाइनेसिया वाले जो सिम्टम्स है वो आते हैं ब्रेडिकाइनेसिया वाले। ठीक है, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, रिजिडिटी। तो ये इसकी पैथोफिजियो थी। पाथवे था ना वो हाइपर एक्टिव हो गया था, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं था। हाइपर एक्टिव ऑफ इनडायरेक्ट पाथवे, और इसमें जो आपका कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं ना, उसमें क्या थे? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, इसमें कोलिनर्जिक। तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और वो ना ज्यादा अमाउंट में न्यूरॉन्स क्या करते हैं? कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, तो
तो ये हाइपर एक्टिव होने की वजह से ना एसिटाकोलिन रिलीज करने लग जाता है, और एसिटाकोलिन का काम होता है आपकी मूवमेंट को इनहेबिट करना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी मूवमेंट इनहेबिट हो जाती है, ठीक है। इनहेबिट हो गई मूवमेंट, लॉस हो गई मूवमेंट, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मूवमेंट नहीं होगी, मतलब होती है लेकिन ऐसे जैसे नॉर्मली बंदे की होती है ना, वैसे उन पेशेंट्स में नहीं होती है। तो क्या होगा कि मूवमेंट लॉस, आप कह सकते हैं कि मूवमेंट नहीं हो रही है उन पेशेंट्स में नॉर्मली। ब्रेडिकाइनेसिया मतलब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट हो रही है, रिजिडिटी वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये जो रिजिडिटी आएगी तो उसके हिसाब से आपके पास ना पोस्चर इंस्टेबिलिटी भी आएगी। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, वर्स हो जाते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स जो होते हैं ना, स्टार्टिंग में ये डिजीज अगर पेशेंट में हो रही होती है तो पेशेंट को नहीं पता चलता, उसमें ना टायर्डनेस लाइक सिम्टम आते हैं, टायर्ड पेशेंट फील करता है, हैंड राइटिंग जो होती है पेशेंट की वो स्मॉल हो जाती है, ठीक है, लाइक ट्रेमर्स आ रहे होते हैं ना स्टार्टिंग में हल्के से, तो उसकी हैंड राइटिंग ऐसे ऐसे मतलब कम हो जाती है, ठीक है। एकिंग लिम्स, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा लिम्स में, आगे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, ठीक है। ये सिम्टम्स आते हैं स्टार्टिंग में, एंड वो पेशेंट 70 to 80 मतलब न्यूरॉन्स डिजेनरेट स्टार्ट हो जाती है ना, मतलब इतने न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं उसके बाद ही सिम्टम्स जो है ना आपके अपीयर होते हैं। मतलब तब तक अगर अंदर ये चीज ग्रो कर रही है तब तक सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, जब ये सिवियरिटी पर रीच करती है ना तो ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं, सिवियर वाले, ठीक है। अब सिवियर वाले सिम्टम्स को ना हम डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से होते हैं। अब जब सिवियर हो जाते हैं सिम्टम्स तो अपीयर क्या होने लग जाता है, आपके ट्रेमर्स। अब ट्रेमर्स, ठीक है, ऐसे समझे कि सीजर्स ट्रेमर्स, इसकी बात कर रही हूँ कि मैं ट्रेमर्स आ रहे पेशेंट्स में एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट होने लग जाती है, जर्की मूवमेंट जो अनवांटेड है, पेशेंट खुद से नहीं करना चाह रहा लेकिन हो रही है। स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि उस पेशेंट को रेस्ट में फील होता है, दूसरों को फील होता है, लेकिन लास्ट लेटर स्टेजेस में ना ये वर्स हो जाती है कंडीशन, ठीक है। ट्रेमर्स आ गए पेशेंट्स में, और नंबर 2 पे रिजिडिटी आ जाती है, मसल की टोन है ना वो इंक्रीज हो जाती है, स्टिफनेस मिलती है उन पेशेंट्स में, एंड ड्यू टू दिस एंड अब क्या होता है कि उन पेशेंट्स में ना हमें फ्लेक्स्ड पोस्चर देखने को मिलता है। और अगर पेशेंट में, अब देखें मसल पे काम तो करना है ना, हमने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन करना है पहले, तो अगर मैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन करूंगी, ठीक है, पेशेंट्स में रेजिस्टेंस भी दूंगी ना, क्योंकि स्टिफनेस इतनी बढ़ गई है तो उसको रेजिस्टेंस देके ही तो कम करूंगी। रेजिस्टेंस दी तो रेजिस्टेंस मुझे ना थ्रू आउट द मूवमेंट सेम मिलेगी, मतलब जितनी भी मैंने उसको पेशेंट को मतलब मूवमेंट करवाई है वो मुझे सेम ही रेजिस्टेंस देगा जो पहले दे रहा था, क्लास में भी वही देगा। तो उसको ना एक रिजिडिटी नाम होता है, लीड पाइप रिजिडिटी कहते हैं, मतलब कि थ्रू आउट द मूवमेंट आपको सेम ही रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है। नंबर 3 पे आपका सिम्टम आता है ब्रेडिकाइनेसिया, जिसे आप हाइपोकाइनेसिया भी कहते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि ये स्लोनेस ऑफ मूवमेंट को क्यों हो रही है, क्योंकि आपने अभी देखा कि हमने पार्ट में डिस्कस किए थे, उसमें पार्ट में क्या था कि मूवमेंट इनिशिएट हो ही नहीं रही थी, मतलब डोपामिन रिलीज ही नहीं हो रहा था, आपका एसिटाकोलिन इंक्रीज हो रहा था। तो क्या होगा भाई ना, जो होता है ना आपकी मूवमेंट कम हो जाती है ड्यू टू द इनडायरेक्ट पाथवे जो है ना आपका एक्टिवेट हो चुका है। एब्नॉर्मल पोस्चर हो गया, वो रिजिडिटी में रह रहा है, उसका पोस्चर फ्लेक्स्ड हो गया तो एब्नॉर्मल हो गया ना, क्योंकि नॉर्मल बंदे का इतना फ्लेक्स्ड नहीं होता, पोस्चर सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, तो उसका पोस्चर खराब होने की वजह से उसके गेट में भी मसला आएगा, ठीक है। 5th नंबर पे आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ना वो कॉग्निटिव होते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लॉस हो जाती है, स्पीच का मसला हो जाता है इन लेटर स्टेजेस, ठीक है। और नंबर 6 पे हमें ना और भी चीज मिलती है, वैसे तो बहुत सारी चीजें मिलती है लेकिन उन पेशेंट्स में फ्रीज भी मिलता है, फ्रीज एपिसोड। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो पाता है कि आपका पेशेंट फ्रीज हो जाता है,
लाइक देखें, पहले एक सरफेस था, उस पर वो वॉक कर रहा था, सीधा सरफेस था, उसको कोई डर नहीं था, सीधा वॉक कर रहा था, लेकिन अनइवन सरफेस आ गया। लाइक आप ऐसे समझे, इंक्लाइन सरफेस आ गया, या कभी कभी ऐसे नहीं होता है चाड़ी की तरह ऐसे नीचे जाता है सरफेस, तो वहां पे ना उसको वॉक करने में बहुत डर लगेगा, तो वो फ्रीज हो जाएगा वहां पे, तो इसको कहते हैं फ्रीज एपिसोड्स। ठीक है, ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, कर सकते हैं पेशेंट्स में पार्किंसंस वाले में। अब देखें, डोपामिन था, ठीक है, डोपामिन हमने पढ़ा, कोलिनर्जिक फाइबर्स पढ़े, तो कोलिनर्जिक का काम क्या था, इनहेबिट द मूवमेंट। ठीक है, हमें बेसिकली हमने सिम्टम्स तो पढ़ ही लिए, ब्रेडिकाइनेसिया मिल रहा था, मतलब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। क्यों? क्योंकि डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा था, सही है, डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा था, ब्रेडिकाइनेसिया मिल रहा था। अगर अब देखें, रिजिडिटी भी तो मिल रही थी ना। अब रिजिडिटी क्यों मिल रही थी? क्योंकि आपके जो एसिटाकोलिन था वो रिलीज हो रहा था। अब देखिए, एसिटाकोलिन का काम था इनहेबिट दी मूवमेंट। अब मूवमेंट जो इनहेबिट होती है तो क्या हो जाता है, रिजिडिटी हो जाती है। ठीक है, टोन इंक्रीज हो जाती है आपकी और स्टिफनेस बढ़ जाती है, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते, तो रिजिडिटी व्हिच लीड्स टू द ब्रेडिकाइनेसिया, ऐसा होता है। ठीक है, अब इनको ना सिम्टम्स को बैलेंस करने के लिए हमने क्या देना होता है पेशेंट्स में, नंबर 1 पे डोपामिन एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है कि वही वो तो उनमें ना पेशेंट्स में हम डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं। ठीक है, वो डोपामिन को प्रोडक्शन करवाएगा, उसको डोपामिन जो बॉडी में होता है ना वो इंड्यूस करवाता है, ये वाला। एंड नंबर 2 पे आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हो। ठीक है, ताकि जो कोलिनर्जिक फाइबर्स का काम है वो रुक जाए, तो मूवमेंट वो कर पाए। ठीक है, ताकि जो आपका इनहेबिट पाथवे होता है ना, वे बेसिकली ये उसको ना इनहेबिट कर देता है, तो अपना काम छोड़ देगा। अच्छा, तो पेशेंट्स में ना आप 3rd नंबर पे ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं पेशेंट्स में। ठीक है, और नंबर 4th पे आप ना पेशेंट्स में लीवोडोपा भी देते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी मेडिसिन आप पेशेंट्स में देते हैं, लेकिन ये ना एक और अलॉन्ग विद कार्बिडोपा देते हैं पेशेंट्स में, ये इसके साथ देंगे तब ये जाके ये वर्क करता है, एंड ये ट्रिमर्स को कम कर देता है, रिजिडिटी को कम कर देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, आपके ना डोपामिन को डायरेक्टली रिलीज करवाता है। ठीक है, तो आप ये मैनेजमेंट है इसकी, आप इस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हो, और इसके बाद जाके जो रिजिडिटी है ना, आप उसको भी कम कर सकते हो अलग से, जैसे रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कुछ ऐसे करवा के पेशेंट्स में करें ना, तो लेटर बस यही होता है कि आप उन पेशेंट्स में ना सर्जरी की तरफ जाएं, आप सर्जरी करवाएं, उनसे ही आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर. Do like, do share, do subscribe to my channel.